पॉजिटिव बात मैंने कर ली है आपसे। अब कुछ मैं नेगेटिव बात की तरफ आता हूँ कि लोकेशन में सबसे जो मुझे बहरहाल एक एलिमेंट नज़र आता है कि एमडीएस स्कीम के अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो कोई एक प्रॉपर आबादी, जिसको हम कहते हैं कि एक डिसेंट या प्रॉपर आबादी की रिहाइश हो, वो कहीं भी आपको कम से कम 5-6 किलोमीटर तक तो नज़र ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल प्रॉपर्टी दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में एमडीएस स्कीम 1 के हवाले से मुकम्मल तज्ज़िया और अपना एनालिसिस पेश करूंगा और एमडीएस स्कीम 1 में जो मैंने विज़िट्स किए हुए हैं उसके बाद मेरी क्या राय है एमडीएस स्कीम 1 के हवाले से, उस पे मैं आपको एक मुकम्मल एक जामे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अच्छाइयों की बात करते हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो कि प्लस पॉइंट्स हैं एमडीएस स्कीम 1 के, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा और उसके बाद फाइनल मेरा एक मुकम्मल जो एक प्लस और माइनस पॉइंट मिलाकर एक तज्ज़िया बन रहा है वो क्या बनता है, उस पर भी मैं अपने एक राय का इजहार करूँगा। इख्तलाफ करना ना करना आपका काम है। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एमडीएस स्कीम 1 का एक बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि 1996 में एमडीए मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये प्रोजेक्ट है। तकरीबन 25 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। अगर आप गुलशन हदीद से आप आगे जाते हैं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के लिंक रोड पे ये वाक़ है। एक हिस्सा इसका फेस नेशनल हाईवे पर आता है और एक हिस्सा आपका नेशनल हाईवे सुपर हाईवे की जो लिंक रोड है उस पर वाक़ है पूरा जो एक एमडीएस की वन है। और सारे सेक्टर्स तकरीबन ही कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, कोई इस तरह कोई सेपरेट सेक्टर्स नहीं है। तो अच्छाइयों में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बहरहाल अगर आप अंदर जब एंटर होंगे तो आपको एक बहरहाल एक सर्विस लेन्स मिलेंगी, रोड कारपेटेड मिलेंगे। जो बड़े रोड मेजर रोड्स हैं वो सारे आपको कारपेटेड मिलेंगे। तो रोड की कंडीशन और सर्विस लेन्स भी एक प्लस एलिमेंट है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में सर्विस लेन्स नहीं होती हैं, बड़े बड़े टाउन्स में सर्विस लेन्स का आजकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक पुरानी स्कीम थी तो इस वजह से ये इन्होंने इस चीज़ का बाकायदा प्लानिंग में ख्याल रखा गया है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि बहरहाल जो लैंड की जो एक लीगैलिटी है या इटसेल्फ ज़मीन जो है वो बिल्कुल लीगल है, कोई 2 नंबर ज़मीन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, यानी कि मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो और गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है तो ज़मीन के अतबार से आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 नंबर ज़मीन है या क्या ज़मीन है, क्योंकि ये हुकूमत की अपनी ज़मीन है और हुकूमत ने अपनी ज़मीन को बैलेट करके आवाम को प्लॉट्स दिए हैं। तो ये सबसे बेहतरीन और लीगल जेन्युइन वे होता है प्लॉट्स को आवाम तक पहुंचाने का। और 99 ईयर्स के लिए बहरहाल जब भी कंस्ट्रक्शन होती है फिजिकल पोजीशन के बाद जो भी लोग लेते हैं तो वो लीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकायदा वो जो मेथड है कि फॉर्म 0, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो बिल्कुल जो मेथड केडीए वाला है एग्जैक्टली वही मेथड एमडीए में भी इस्तेमाल होता है और एलडीए में भी इस्तेमाल होता है। तो लीगल वाइज ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई मसले मसाइल नहीं है और बिल्कुल आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं ज़मीन की नेचर के ऊपर कि आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी तो आपको यकीनन आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। कोई डबलिंग 2 नंबर वाला मामला इस तरह का नहीं है। तो बहरहाल प्राइवेट बिल्डर्स का ही मामला होता है कि डबलिंग कर देते हैं, इस तरह के मामला होते हैं। तो ट्रस्ट का मामला नहीं हो पाता है क्योंकि उनके हाथ में होता है कि वो कोई भी फ़र्क की डबलिंग कर दें। आप जाकर आपको चेक भी नहीं कर सकते, ना आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाए, बंदे हो जाते हैं। तो खैर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये बड़ी प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि डबलिंग का मामला नहीं होता। बहरहाल केडी की फ़ाइल में भी चले जाएँ या मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में चले जाएँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं प्लस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहरहाल जो एक इन्वेस्टर का एक माहौल नज़र आता है, इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। ये एक तरह से अच्छा पॉइंट भी हो जाता है कि अगर इन्वेस्टर किसी भी टाउन या सोसाइटी में नहीं जाता, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ लोग पोजीशनिंग की तरफ नहीं जाते या कंस्ट्रक्शन के मामला, क्योंकि वो अपने घर बनाते हैं। तो जब वो अपने घर बनाना शुरू करते हैं तो लोगों को भी एक हौसला मिलता है कि ठीक है, अगर ये लोग अगर 50 घर बना रहे हैं, 20 घर बना रहे हैं, 15 घर बना रहे हैं, तो आम आवाम को भी हौसला मिलता है कि यार हम भी अपना घर बना सकते हैं। एक लो मिडिल क्लास बंदा या मिडिल क्लास बंदा अपने घर बनाने का ख्वाब देख सकते हैं कि वो देखता है कि ठीक है यहाँ आबादी आ रही तो मैं भी अपना घर बनाने का फैसला करता है या मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है जब पहला स्टेप कोई शख्स उठाएगा तो उसको देख के लोग पीछे वाले भी लोग आते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन किसी भी इलाके में जब स्टार्ट होती है तो शुरू में हमेशा इन्वेस्टर या बिल्डर्स हजरात जो भी होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रोकर्स कह रहे हैं आप या इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अगर वो 50-60 घर, 70 घर, 100 घर बना लेते हैं तो आम आवाम को भी हौसला मिलता है और वो कंस्ट्रक्शन की तरफ तेज़ी से वो भी अट्रैक्ट होता है। तो एमडी स्कीम 1 में इस मामले में ये चीज़ मौजूद है कि वहाँ पे बिल्डर्स अपना इंटरेस्ट रखते हैं
उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि फ्यूचर में ये सी पैक एक इम्पॉर्टेंट रूट बनने वाला है और इंडस्ट्रियल हब जो है आपके पास है वो उसके बहुत करीब आ रहा है, जो कि सी पैक का इंडस्ट्रियल हब है। तो और एक और वो इम्पॉर्टेंट बात है, खैर वो लॉन्ग टर्म बात है कि अगले अगले 10 से 15 सालों में ये हिस्सा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो 10 से 15 साल में बात कर रहा हूँ मैं, कोई 4-5 साल की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। और सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे का लिंक रोड पर वाक़ होने के मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सराउंडिंग में पीएफ की भी एक लैंड है, ठीक है। तो उस हवाले से भी एक जो लैंड है वो ज़्यादातर ऐसी नहीं कि कोई इंक्रोचमेंट वाली ज़मीन है या गोट वाली ज़मीन है। ज़्यादातर लैंड सी एमडी स्कीम बन के क्लियर है। अब कुछ इस तरह की और भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि आपका जो नेशनल हाईवे सुपर हाईवे लिंक रोड है उसको डबल लेन करने का प्लान हो चुका है, उस पर काम का आगाज़ भी हो चुका है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कि एमडीएस की वन के हवाले से, कि बहरहाल इसकी मार्केट अप्रिशिएट करने के हवाले से। अब लोगों को इंटरेस्ट बिल्टअप होता नहीं होता, एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल मार्केट अप्रिशिएट करने के हवाले से एक अच्छा एक इकदाम है जो कि जो कि मार्केट को अच्छा करेगी एमडी स्कीम वन के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि जिन प्राइसेस पे अभी एमडी स्कीम वन है 100-200 या 400 गज के प्लॉट जो हैं वो इस कीमत पे बहरहाल हैं कि आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे बेनिफिट तो लाजमी, उम्मीद अल्लाह से यही कि नज़र आ रहा है। ये एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, भले आपको बेनिफिट बहुत तेज़ी से नज़र नहीं आए लेकिन भारत स्लो बेनिफिट नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह ना करे आपके पैसे डूब जाए एमडी स्कीम में लगा कर, या आपको बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं मिले, आप 5 साल बाद भी बोलेंगे भाई मैंने तो 6 लाख का 200 गज दिया था और अभी भी 6 लाख का है। ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हो सकता है डबल भी चला जाए, हो सकता है ट्रिपल भी चला जाए, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत अच्छी वैल्यूज़ के साथ वो अप्रिशिएट करेगा। तो ये मैंने कोई गारंटी करा कि डबल ही जाना चाहिए या ट्रिपल जाना चाहिए बहरहाल, लेकिन ये है कि आप 5 साल बाद 6 लाख का प्लॉट किसी बहुत अच्छी पोजीशन में बहरहाल वो खड़ा हुआ होगा, लोग पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा ले चुके होंगे और रिहाइश भी हो सकता है कि स्टार्ट उस वक्त तक हो चुकी है, हो सकता है उसके 2-3 साल बाद मज़ीद स्टार्ट हो। अच्छा, एक और जो पॉजिटिव पॉइंट ही कह सकते हैं कि एमडी स्कीम वन में जो आपके पास गटर की लाइन्स या सीवरेज सिस्टम है, ये आपका प्रॉपर नेटवर्क नज़र आएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्रॉम रॉ से काम स्टार्ट करना है, तो ये सिस्टम बना हुआ ऑलरेडी, पानी की लाइन भी डली हुई है, पीएमटी के हवाले से भी, बिजली के भी। ऐसा है कि मामले कि अगर आप कोशिश की जाए, कोशिश मतलब ये कि अगर इन्वेस्टर्स हज़रात कोशिश करें और अपने मकानात तेज़ी से बनाएं तो लोगों को हौसला मिल सकता है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ। जो मैंने कर लिया आपसे, अब कुछ मैं नेगेटिव बात की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने लोकेशन, आपको मैंने तज़किरा किया, लोकेशन में सबसे जो मुझे अभी बहरहाल एक एलिमेंट नज़र आता है कि एमडी स्कीम वन के अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो कोई एक प्रॉपर आबादी, इसको हम कहते हैं कि एक डिसेंट या प्रॉपर आबादी की रिहाइश हो, वो कहीं भी आपको कम से कम 5-6 किलोमीटर तक तो नज़र ही नहीं आती। एमडी स्कीम वन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको आना है गुलशन हदीस से एमडी स्कीम वन, तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, 6-7 किलोमीटर का या 7-8 किलोमीटर का आप कह सकते हैं। तो बीच में कोई आबादी नहीं है, तो मतलब अगर आप एमडी स्कीम वन में रह रहे हैं या कोई रिहाइश का फ़ैसला करता है तो उसको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, कमर्शियल एरियाज़ में जाना है, कोई बाइंग परचेजिंग करनी है, तो ऑल द वे निकल गया हुआ है, तो हदीद जाए या कहीं और उसके नियर बाई इलाकों में जाए, तो वो डायरेक्ट उसके करीबी इलाकों में कोई इस तरह का मामला नहीं है। तो ये बड़ा एक मुझे इशू नज़र आता है बहरहाल, कि कोई शख्स अगर आकर रहता है तो उसको एक चीज़ लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ख्वारी का मामला इनिशियली हो 4-5 साल तक, बाद में ज़ाहिर सी बात है जब लोग शॉप्स बनाएंगे या कमर्शियल्स बनाएंगे तो वो मसला भी इवेंचुअली हल तो हो जाएगा, लेकिन 8-10 या 15 सालों के अंदर ये मामला मुकम्मल तरीके से सॉल्व होगा। मेन नेशनल हाईवे पर है, लेकिन आप बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो तकरीबन ड्रेग रोड यहाँ से कम अज़ कम भी 32 से 33 किलोमीटर आराम से दूर है। उसके बाद आपका ये शार फैसल का पूरा एरिया, मतलब सदर अगर आप पहुँचने वाले हैं तो एमडीएस स्कीम वन से अगर आप सदर का डिस्टेंस लगा रहे हैं, मैं एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, तो 50 किलोमीटर तो कहीं से भी नहीं है। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है एमडी स्कीम वन से सदर का डिस्टेंस, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। बहरहाल मलिर एक्सप्रेस वे फ्यूचर है, अब मलिर एक्सप्रेस वे बनता है, लेकिन भारत सदर का रास्ता और एमडी स्कीम वन का रास्ता तो भारत 50 किलोमीटर रहेगा। मलिर एक्सप्रेस वे बनता है या नहीं बनता है, मलिर एक्सप्रेस वे का बहरहाल फ़ायदा ज़रूर होगा एमडी स्कीम वन को। कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए डीएचए वालों के लिए अगर आप मलिर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो वो एमडी स्कीम में तो आकर रुकेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल जो कोरंगी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या इवन आप यहाँ के लांडी के भी जो इलाके हैं या शाह फैसल के भी जो इलाके हैं, अब हैदराबाद PCHS या शाह फैसल से भी लोग हैं, तो वो एमडी स्कीम वन को ज़रा ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से। तो हाँ, ये बेनिफिट मलिर एक्सप्रेस वे का बहरहाल अच्छा होगा, लेकिन अब कनेक्ट करने के लिए
लोग कितना इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, क्या मामला होंगे, ये तो फ्यूचर वक्त बताएगा। कि जैसे हमारा लियारी एक्सप्रेस वे है, तो लियारी एक्सप्रेस वे अब ज़ाहिर सी बात है लोग उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उसका एक एक अपना यूज़ है। वो रेजिडेंशियल एतबार से कभी भी वो उसका कोई बेनिफिट नहीं बन सका लियारी एक्सप्रेस वे का। तो अब ये बात ज़रूर रखनी है कि क्या MD स्कीम 1 का मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से कोई रेजिडेंशियल बेनिफिट आता है लोगों के पास, या रिहाइश के मामले में तेज़ी आती है, या लोग समझते हैं कि ठीक है हमारे लिए अब कराची का जो अच्छे इलाके हैं वो ज़्यादा करीब आ रहे हैं। ये वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल फ़र्क आएगा। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं कि मलिर एक्सप्रेस वे से कोई मेजर बड़ा चेंज आ जाएगा कि 20% का फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन 80-90% का मुझे फ़र्क आता हुआ नज़र नहीं आ रहा MD स्कीम 1 के मामले में। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको लोकेशन की कर ली। MD स्कीम 1 बहरहाल 25 साल पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है। इतना अरसे के बाद भी अगर ये सूरत हाल है कि वहाँ पे गिने चुने मकानात की तामीर हुई हुई है, अभी भी मुझे ऐसे लोगों का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है, जो मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि वो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सिटी से आउट लोगों को लगता है। क्योंकि अगर आप MD स्कीम 1 की बैक साइड को देखते हैं और आप ऑल द वे बैक साइड पे चले जाते हैं, तो उसकी बैक साइड पे अगर आप एक तरीके से, मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं है कि बिल्कुल वॉल टू वॉल टच हो रही है, DH सिटी आ जाता है। तो आप DH सिटी ही ऑलरेडी कराची से अच्छा खासा दूर है। लोगों को बहरिया टाउन अभी तक हज़म नहीं हो रहा कि बहरिया टाउन यहाँ से इतना दूर है। वो आप कहने की बात है कि बहरिया टाउन बिल्कुल कराची में आ गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन बहरहाल जो लोग बहरिया टाउन में रहते हैं वो इसकी अहमियत को जानते हैं। लेकिन बहरहाल जो बहरिया टाउन में रहते हैं वो इस अहमियत को ज़रूर जानते हैं कि अगर आप मेन सिटी जाना है, जैसे आप सोहराकोट के बाद फेडरल एरिया जा रहे हैं, गुलशन इकबाल जा रहे हैं, नाज़ाबाद जा रहे हैं, गुलशन इकबाल जा रहे हैं, नाज़ाबाद जा रहे हैं, भले डिफेंस जा रहे हैं, तो एक बहुत ही मेजर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो अभी तक वहाँ पे ब्रोकर ज़्यादातर रिहाइश पजीर हैं, जो कि इनके कारोबार हैं या जिनके अपने रोज़ी रोटी लगी हुई है या जिनके बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनको कराची से मेजर कोई कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। आम बंदा जो कि जॉब वाला बंदा है या जिसके बिज़नेस कराची के अंदर सिटी के अंदर मौजूद हैं, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसको हॉस्पिटल की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह है और भी चीज़ें हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहरिया टाउन में जाने का। तो DHA जाना तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और MD स्कीम 1 तो खैर बहुत ही बड़ा सवाल बन जाता है। तो अभी तक लोगों की एक माइंडसेट नहीं बन सका है कि वो रिहाइश के अतबार से MD स्कीम 1 को समझ सकें कि हाँ, हमें आने के लिए हम आने को तैयार हैं। क्योंकि वहाँ पे ज़रा ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है कि वहाँ पे रिहाइश अगर कुछ लोग माइंड बनाते हैं तो वो आसानी से रिहाइश हो सकती है। लेकिन बहरहाल लोगों का माइंड मेकअप अभी इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, और एक चमक नज़र आना, स्पार्क नज़र आना कि लोग जो इंटरेस्ट बिल्टअप होता है वो ऐसा मुझे MD स्कीम 1 के मामले में नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद चीज़ों को देख रहा होता हूँ, तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन है और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो बहरहाल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही स्लो लेके चलती है। गवर्नमेंट के मसले मसाइल होते हैं। अब स्लो लेकर चलने से मसला ये आता है कि MD स्कीम 1 अगर कोई प्राइवेट बिल्डर थोड़ा सा एफ़र्ट लगा के काम करता तो ये शायद जगह बन भी जाती, लोग रिहाइश भी इख्तियार कर रहे होते। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट के हिसाब किताब के काम है, वो अपने ही स्लो रफ्तार से काम चला रहे होते हैं। अब ट्रांसफ़र में भी लंबा टाइम लगा देते हैं, उस पर बहुत सारे फ़िज़िकल पोजीशन ली जाएंगे, उसमें इतना टाइम लगा देंगे, तो वो उनका अपने सुस्त रफ्तारी से काम होते हैं गवर्नमेंट के इदारों का। तो ये इसको मैं नेगेटिव पॉइंट कहता हूँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के। अनफॉर्चुनेट है मामला, लेकिन बहरहाल है। क्योंकि रिहाइश के मामले में आप अपना फाइनल वर्डिंग दे देता हूँ, मिक्स्ड रिव्यूज़ मैं MD स्कीम 1 के हवाले से रखता हूँ। चमक मुझे वो नज़र नहीं आती MD स्कीम 1 में जो एक होनी चाहिए थी। 25 साल भी गुजर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि बहरहाल कतरा कतरा दरिया ही बनता है। तो MD स्कीम 1 में ऐसी मैं स्कीम नहीं कह सकता कि बिल्कुल फ्रॉड, ये 2 नंबर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो MD स्कीम 1 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद थोड़े से जो आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं या रिटर्न्स की बात करते हैं, शायद थोड़े से स्लो हों या मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि लोकेशन बहरहाल बहुत दूर है। मैंने आपको लोकेशन ये बताई कि ड्रेग रोड से ही 32-33 किलोमीटर है, और सदर तो कम से कम ही 50 किलोमीटर है। अब मलिर एक्सप्रेस से आता है या नहीं आता है, मेन सिटी से कनेक्टिविटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको फेडरल एरिया कनेक्ट करना है, गुलशन इकबाल कनेक्ट करना है, आपको नाज़ाबाद कनेक्ट करना है, आपको गुलिस्तान जौहर करना है, या मलिर एक्सप्रेस वे से कनेक्ट तो नहीं करेंगे इसको, तो आपको डायरेक्ट ही रूट लेना पड़ेगा। बहरहाल तो वो कनेक्टिविटी ठीक ठाक समझ लें, क्या ऐसा कुछ लोग समझेंगे कि शायद हम किसी दूसरे सिटी ऑलमोस्ट ट्रैवल आउट कर रहे हैं। तो वो MD स्कीम का
ये अरसा, ये समझ लें कि ये टाइम तकरीबन एमडी स्कीम 1 को मेरे ख़्याल से मज़ीद 10 से 12 साल चाहिए, ताकि ये वाला जो एक लोगों के अंदर अंदाज़ है या सोचने का ख़्याल है लोगों का, ये तब्दील हो जाए। क्योंकि हाँ, 10-12 साल या 15 साल बाद क्यों इतनी तेज़ी से आबादी नेशनल हाईवे में आगे की तरफ जा रही है, तो ये ज़रूर मामला हो सकता है कि एमडी स्कीम 1 में काफ़ी अच्छा पहुंच जाए। तो इन्वेस्टमेंट वाइज़ मैं बहुत ही समझता हूँ, लेकिन रेजिडेंशियल वाइज़ अभी भी मुझे काफ़ी स्लो लगता है अगले 8 से 10 साल कम से कम एमडी स्कीम 1, क्योंकि बीच में जो हदीद और एमडी स्कीम 1 में ठीक ठाक फासला है। कोई बीच में कमर्शियल वगैरह नहीं है जहाँ पे आप कोई ख़रीदारी कर सकें अपनी रोज़मर्रा की, या कुछ भी इस तरह के मामला कर सकें। हाँ, कमर्शियल सी पैक का बनेगा, वो भी एक स्लो प्रोसेस है, फ़ौरन से तो बनता नहीं है। कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल हब है सी पैक का, उसमें भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ौरन ही एमडी स्कीम 1 बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाएगा। हाँ, स्लो ऊपर ज़रूर जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त किस्म का मैं एक तज्ज़िया लेकर आऊँगा, जिसमें मैं एमडीए तेसरा टाउन वर्सेस एमडीए स्कीम 1 करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करें कि क्या मुझे एमडीए स्कीम तेसरा टाउन और एमडी स्कीम 1 दोनों का आपस में मुकाबला करना चाहिए कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपनी राय का इज़हार करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।